नमस्कार, खबर असरदार का वक्त हो गया है और मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात करेंगे दो राज्यों में हुई वोटिंग की। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग हो चुकी है। दोनों राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान आ गए हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक इन दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार का अनुमान जताया गया है। क्या कहते हैं एग्जिट पोल, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में कौन बनेगा सरदार, झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इसके पहले एग्जिट पोल दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार का अनुमान जता रहे हैं। महाराष्ट्र में ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। एक नजर महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के अनुमानों पर। मेट्राइज के अनुसार महायुति को 150 से 170 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 के बीच सीट मिल सकती है। अन्य की बात करें तो 8 से 10 सीटें खाते में जा सकती हैं। पीएमआरक्यू के अनुसार महायुति को 137 से 157 के बीच सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी को 126 से 146 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य को 2 से 8 के बीच सीट मिल सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के अनुसार महायुति को 152 से 160 के बीच, वहीं महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 के बीच और अन्य को 6 से 8 के बीच सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स प्लस के अनुसार महायुति को 175 से लेकर 195 के बीच सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 के बीच और अन्य को 7 से 12 के बीच सीटें मिल सकती हैं। महा एग्जिट पोल की माने तो महायुति को 162, महाविकास अघाड़ी को 122 और अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। झारखंड में भी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। झारखंड के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, आइए दिखाते हैं। मेट्राइज के अनुसार एनडीए को 42 से 47 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 30 के बीच सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं रहेगी। वहीं पीपुल्स प्लस के अनुसार एनडीए को 44 से 53 के बीच सीटें और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 के बीच सीटें मिल सकती हैं। यहाँ भी अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। जेवीसी के अनुसार एनडीए को 40 से 44 सीटें, इंडिया गठबंधन को 30 से 40 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के अनुसार एनडीए को 45 से 50 सीटें, इंडिया गठबंधन को 35 से 38 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। महा एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 46, इंडिया को 32 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं का क्या कहना है, आइए वो भी सुनाते हैं। झारखंड में हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है। 3 महीने से लगातार झारखंड में है। जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। एग्जिट पोल पे जितनी सीटें भाजपा को बताई जा रही हैं, आप देखिएगा भाजपा गठबंधन को, उससे ज्यादा सीटें आएंगी। तो महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल आपने देखे। अब 23 नवंबर को पता चलेगा इन दोनों में से किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एग्जिट पोल महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का अनुमान जता रहे हैं, लेकिन असली नतीजे तो काउंटिंग के बाद ही सामने आएंगे। चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने अपनी ताकत झोंकी। ये चुनाव कई मायनों में अलग भी रहा। महायुति या महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र की सत्ता किसे मिलेगी?
मतदाताओं ने ये तय कर दिया है। आज महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। वोटर्स ने ईवीएम में प्रत्याशियों का भाग्य कैद कर दिया है। इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है। 5 साल में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदल चुका है। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बंट चुकी है और एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी के अगुवाई वाले गठबंधन में महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है। ये चुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि सियासी अस्तित्व और पहचान की भी लड़ाई है। महायुति गठबंधन से बीजेपी सबसे ज्यादा 149 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो शिंदे की शिवसेना 81 और अजीत पवार की एनसीपी 59 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। महाविकास अघाड़ी में 101 विधानसभा सीट पर कांग्रेस, तो शरद पवार की एनसीपी 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 95 सीटों पर मैदान में है। इसके अलावा बसपा, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों ने अलग अलग मुद्दे उठाए। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो सेफ है जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। बीजेपी ने जहां महाविकास अघाड़ी पर वोट जिहाद का आरोप लगाकर धर्म युद्ध की बात कही है, तो महाविकास अघाड़ी भी मुद्दों पर हमलावर नजर आई। महायुति का चलेगा दाव या महाविकास अघाड़ी की दौड़ेगी गाड़ी, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र की सियासत एक और मुद्दे पर गर्म है। रिटायर्ड आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर क्रिप्टो करेंसी घोटाले का आरोप लगाया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने दावा किया कि सुले और पटोले ने 2018 में बिटकॉइन का दुरुपयोग करके चुनावों के लिए धन जुटाया। हालांकि सुले ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव में किसे मिलेगी जीत, इस पर तो दावों का दौर जारी है। सुप्रिया सुले पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी आरोप लगा रही है, तो वहीं सुप्रिया सुले मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपचुनाव में बीजेपी और एसपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि 2027 से पहले ये उपचुनाव काफी अहम है। वोटिंग के दौरान बुरके पर काफी सियासी गहमागहमी देखने को मिली, जिसमें आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी रहा। बात चुनाव आयोग तक पहुंची तो शिकायत पर एक्शन भी हुआ, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी में उपचुनाव के लिए वोटिंग में बुर्का पर भी खूब सियासी हंगामा हुआ। वोटिंग के दौरान बुर्के में महिलाओं का आईडी कार्ड चेक करने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी की और चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन भी लिया। यूपी उपचुनाव में 7 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें मुरादाबाद में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। कानपुर में भी 2 पुलिस वालों पर सस्पेंशन की गाज गिरी। पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए, और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। पुलिस अधिकारियों पर वोटर कार्ड और आधार कार्ड चेक करने के आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो काउंटर करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रहना चाहिए। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाहर से लोगों को बुलाकर माहौल खराब कर दिया है। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं
क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस का रवैया इस चुनाव में लोकसभा चुनाव से ज्यादा खराब है। बीजेपी के लोग बुर्के को लेकर माहौल बना रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने साफ कर दिया कि करहल में बीजेपी ही जीतेगी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। उन्होंने खुले मन से संसद में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सबसे यही अपील है कि आप जाइए और अपना वोट और मताधिकार का प्रयोग करिए। और हम समझ रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा सख्ती की जा रही है और जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह पुलिस का रवैया रहा है, मैं समझती हूँ उससे एक कदम आगे का रवैया उत्तर प्रदेश की पुलिस आज अपना रही है और लोगों को मताधिकार प्रयोग करने से रोकने का कार्य कर रही है। कि लोकतंत्र अपना फैसला करता है और मैं तो यही कहूंगी कि आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उन्होंने खुले मन से पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपनी जीत दर्ज करती आ रही है। उपचुनाव में भी वह जीतेगी। दरअसल उपचुनाव में बीजेपी और एसपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में वोटिंग के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। शिकायत पर एक्शन भी हुआ। अब देखना होगा कि नतीजों में कौन बाजी मारता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और महाराष्ट्र में वोटिंग के दौरान स्टार पावर नजर आई। बॉलीवुड के सितारे अपना वोट डालने पहुंचे। लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान भी दिया। देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस ईवीएम का ताला 23 नवंबर को खुलेगा। तभी पता चलेगा कि इस बार महाराष्ट्र की जनता ने किस पार्टी को चुना है। इस बार मायानगरी मुंबई में भी वोटिंग का क्रेज देखा गया। खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पोलिंग बूथों पर जाकर वोट डालते नजर आए। सुबह होते ही मुंबई में रहने वाले सितारों ने अपने भारतीय होने की ड्यूटी निभानी शुरू कर दी। एक के बाद एक सितारे अपने अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालते रहे। बताया जा रहा है कि सभी बॉलीवुड सितारों को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहला वोट अक्षय कुमार ने डाला। अक्षय कुमार सुबह 7 बजे ही वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे। इस बार अक्षय कुमार के लिए खास ये था कि 2023 में भारतीय नागरिकता मिलने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में ये उनका पहला मतदान था, जिसके लिए अक्षय कुमार खासे उत्साहित थे। पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए इंतजामों की तारीफ खुद अक्षय ने भी की। बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। बहुत सफाई रखी हुई है एंड बस आज यही है कि सब लोग आए वोट करें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अक्षय कुमार के अलावा राजकुमार राव भी वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी को वोट डालने की सलाह दी और कहा वोट बहुत जरूरी है। वहीं जॉन अब्राहम भी सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्हें इस दौरान कैजुअल लुक में देखा गया। एक्टर रणवीर कपूर ने भी अपना वोट डाला और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। यह आपका फर्ज है टू वोट। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो प्लीज आइए। जो फैसिलिटी है पार्लियामेंट में, दिस इज ओपन टिल 8 बजे तक खुला है, सो प्लीज कम एंड कास्ट योर वोट। आमिर खान की एक्स वाइफ रीना दत्ता भी वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर लगे निशान को दिखाती हुई नजर आई, जबकि सचिन तेंदुलकर भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे। सभी ने वोट डालने के बाद उंगली पर लगी स्याही दिखाकर लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया। सुनील शेट्टी ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वोट डाला और कैमरे के सामने जमकर पोज भी दिए। सलमान खान के माता पिता भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे। सलीम खान और सलमा खान को एक साथ देखा गया। सलीम खान अपनी पत्नी सलमा का हाथ पकड़कर पोलिंग बूथ के अंदर गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन भी अपनी बेटी के साथ वोट डालने पहुंची। राशा ने वोट डालने के बाद अपनी तस्वीरें भी शेयर की हैं। बता दें, राशा ने पहली बार वोट दिया है, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वहीं हेमा मालिनी भी अपनी बेटी ईशा के साथ वोट डालने पहुंची थी। इनके साथ ही उर्मिला मातोंडकर ने भी मतदान किया।
मुंबई में पोलिंग बूथों पर सितारों का मेला लग गया। अर्जुन कपूर, ईशा कोप्पिकर, सोहेल खान, राकेश रोशन, शर्लिन चोपड़ा और कार्तिक आर्यन ने भी अपना अपना वोट डालकर स्याही वाली उंगली दिखाई। वेब सीरीज मिर्जापुर फेम गुड्डू भैया यानी अली फैजल और सदाबहार गोविंदा ने भी अपनी पत्नी के साथ बूथ पर जाकर वोट डाला। एक्टर जैकी भगनानी और एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने भी अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाई। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर और 89 साल के प्रेम चोपड़ा ने भी बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। प्रेम चोपड़ा चाहते तो घर से वो वोट डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने बूथ पर जाकर मतदान किया। संभल में कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को देर रात सर्वे का काम हुआ। सर्वे संभल की जामा मस्जिद का था, जिस पर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मंदिर था, और हिंदू पक्ष ने जो दावा पेश किया है उसमें कहा गया है कि जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था। सन 1529 में बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया और उस जगह पर मौजूद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी। मस्जिद बनाने के दौरान यहां पर मौजूद हरिहर मंदिर को तोड़ा गया और इसी जगह पर कल्कि भगवान अवतार लेंगे। इसके साथ ही मस्जिद में मंदिर की मौजूदगी के बहुत सारे निशान मौजूद हैं। काशी मथुरा के बाद अब संभल की जामा मस्जिद पर भी हिंदू पक्ष ने दावा पेश कर दिया। संभल की जामा मस्जिद में हिंदू पक्ष हरि मंदिर के होने का दावा कर रहा है और इसी को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला कोर्ट के आदेश के बाद में 8 सदस्यों की टीम ने जामा मस्जिद में जाकर सर्वे किया। संभल की जामा मस्जिद में मंगलवार को 2 घंटे तक सर्वे का काम हुआ और सर्वे टीम के अलावा डीएम, सांसद, एसपी मौजूद रहे। कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं और कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध। हम केवल जो डीएम और कमिश्नर को प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी तो हमने उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। अच्छा, ये सर्वे और कितने दिन चलेगी? अभी तो एक बार कंप्लीट हो गया है, यदि उनको लगेगा तो भविष्य में वो कोर्ट के अंदर जाएंगे और आगे यदि सर्वे की आवश्यकता पड़े तो सर्वे करेंगे। जिला कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे में सच जानने की कोशिश हुई, सबूतों को जुटाने की कोशिश हुई और वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर एडवोकेट कमीशन ने सर्वे का काम किया, जिसमें हिंदू पक्ष का मस्जिद में हरि मंदिर होने का दावा किया गया है। वहीं जामा मस्जिद के सर्वे के सवाल पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि उनके पास जामा मस्जिद होने के पहले से ही सबूत हैं। संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल्कि अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। कंप्लीट जामा मस्जिद देखी गई है, उसकी चौहद्दी देखी गई है, अंदर से बाहर से तमाम जगह से देखा गया। जो जिन चीज़ों में ताले लगे हुए थे, जिनमें कबाड़ भरा हुआ है, उसको भी खोल के हमने दिखा दिया। अब रिपोर्ट आई, अपनी रिपोर्ट देंगे। ये फिलहाल यहाँ पर जामा मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे कोई गुमराह हो। कोई गुमराह नहीं है, सब क्लियर है बिल्कुल। वहीं जामा मस्जिद के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि दोबारा सर्वे की जरूरत होगी। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फोटोग्राफी की गई है। और वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सर्वे में जल्दबाजी का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कम से कम 7 दिन का नोटिस मिलना चाहिए। अभी तो जो कोर्ट का आदेश था वो हमने उसका पालन किया है। उन्होंने अपॉइंट किया कमिश्नर एडवोकेट के लिए, उनके साथ गए, प्रशासन का सहयोग रहा और वो कल जो न्यायालय का आदेश था उसका पूरी तरह से पालन किया गया है। फोटोग्राफी वगैरह की गई है। अब एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट देंगे, इस रिपोर्ट के बाद देखेंगे क्या आवश्यकता है। इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से, जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेजी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी।
फिलहाल अब पूरा मामला कोर्ट के आने वाले आदेश पर टिका है, जिसमें कोर्ट की सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर है। लेकिन जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करते हैं धर्मांतरण की। तो एमपी में धर्मांतरण को लेकर कई मामले सामने आए हैं। एक बार फिर से प्रदेश में धर्मांतरण का खेल देखने को मिला है। सीधी और बुरहानपुर में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन का आरोप है। बताया जा रहा है कि यहां कुछ लोगों ने चोरी छिपे लोगों को धर्म बदलने के लिए उकसाया है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसका भांडाफोड़ कर दिया। और पूछताछ में सामने आया है कि लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। धर्मांतरण आखिर कब तक ये खेल चलता रहेगा? मध्य प्रदेश में सीधी और बुरहानपुर से धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। सबसे पहले आपको सीधी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह धर्मांतरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। ये वास्तव में धर्मांतरण की अजब और गजब तरकीब है। एक शख्स मंत्र पढ़ रहा है और आसपास कई लोग भी दिख रहे हैं। महिलाएं हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इन सब का धर्मांतरण कराए जाने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। बाबूलाल जायसवाल जो है बाहरी का निवासी, ये धर्मांतरण करवा रहा है और स्वयं भी क्रिश्चियन धर्म अपनाया हुआ है। जबरदस्ती अनपढ़ लोगों को, अशिक्षित लोगों को जो धर्म परिवर्तन करवा रहा है, पैसा का मांग करके उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करने की मांग है। उधर बुरहानपुर में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 लोगों को धर्मांतरण कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इसमें एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। उससे पूछा गया कि भैया तू धर्मांतरण किस लिए करवा, तो जो क्रिश्चियन मिशनरी थे तो उन्होंने जो थे अपने हिंदू भाइयों को लोभ लालच दिया, जैसे आप लोगों को हम मकान देंगे, आपके लड़के की विवाह करवाएंगे, आपकी बेटियों की शादी करवाएंगे, ऐसे कई प्रकार के लोभ लालच दिए, जिससे इन्होंने धर्मांतरण की बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। हिंदू धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन धर्म अपनाने का ये लालच दे रहे थे। इसके लिए ये लोग 3 दिन से लगातार इनके घर में आ रहे थे। तो इस आधार पे फरियादी जो अजय है, उसने यहाँ थाना चौकी पर रिपोर्ट करी है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस धर्मांतरण कराने वालों पर कब तक नकेल कस पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपको यह भी बताते हैं कि मंदिर में अतिक्रमण को लेकर अचानक 2 पक्ष कैसे भिड़ गए। दरअसल बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज पहुंचे थे। विधायक के कहने पर हिंदू संगठन अतिक्रमण हटाने के लिए आगे बढ़े, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। पुलिस विधायक को मऊगंज से रीवा ले आई और नजरबंद कर दिया गया। और इसके बाद मऊगंज में पुलिस ने लोगों को शांत कराया। फिलहाल स्थिति अब सामान्य है। लेकिन सवाल यह है कि मंदिर के अतिक्रमण को लेकर बवाल क्यों हुआ। मंदिर पर अतिक्रमण, मचा बवाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने कितना हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा। तो हमारे यहाँ रह करके भारत के विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कब्जा हटाया, भिड़ गए 2 समुदाय। आग, पत्थरबाजी, बढ़ गया विवाद। ये सही है कि इसको अतिक्रमण मान करके एसडीओ कोर्ट ने भी इसको अवैध माना इस निर्माण को। अतिक्रमण छोड़ा, विधायक को पकड़ा। नहीं, मैंने बोला कि अभी गिरफ्तारी नहीं है और हमने सिर्फ यहाँ सुरक्षा ला के रखा हुआ है।
अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं की तो यहाँ क्यों रखी है? 3 दिन तक मंदिर परिसर में धरना, वजह मंदिर परिसर से कब्जा हटाने की मांग, लेकिन ना तो प्रशासन ने एक्शन लिया और ना ही शासन ने। जब बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल मौके पर पहुंचे तो उनके कहने पर हिंदू संगठनों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्ष ने पथराव भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई, दोनों तरफ से पथराव हुआ और आगजनी भी हो गई। मंदिर के मेला प्रांगण की जमीनों पर अतिक्रमण किया था, उसमें न्यायालय से अतिक्रमण हटाने के आदेश हैं। एक बार अपील करने के बाद उसके खारिज होकर उसमें भी आदेश हैं, मगर अभी तक प्रशासन हुआ नहीं। 3 महीने पहले भी हिंदू समाज ने धरना दिया था और उसमें ये होता कि 2 महीने के अंदर हम सब कार्रवाई करके वो कर देंगे, मगर वो 4 महीने बीत गए, अभी तक कुछ किया नहीं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये विवाद हुआ क्यों, क्या वजह रही जो गांव में स्थिति तनावपूर्ण बन गई। वहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते, कई बार मुकदमे भी कायम, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा, कितना हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा। तो हमारे यहाँ रह करके भारत के विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे और पत्थर चला रहे, हमारे 5-6 लोग घायल हुए। जब मंदिर परिसर में पाकिस्तान जिंदा के और फिलहाल खबर असरदार में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।